नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। दो दिन भारी बर्फबारी और बारिश के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा आज फिर से शुरू हुई। गौरीकुंड केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि तस्वीरें डरा देने लगी हैं। वहीं यात्रियों की संख्या बढ़ने से गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर जाम देखने को मिला है। केदारनाथ धाम में आज फिर से यात्रा शुरू होने के बाद अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। गौरीकुंड केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि पूरी रोड ही जाम हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इतनी भीड़ उमड़ी है। हालांकि ऐसी भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि सड़क की दूसरी तरफ खाई है। ये नजारा पैदल मार्ग का है, जिसमें पैदल चलने की जगह नहीं बची है। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी गाड़ियों का काफिला इतना बढ़ गया है कि सड़क पर जाम लग गया। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी से हर्षाली तक हर दिन घंटों जाम से यात्री परेशान हैं। लेकिन इस बीच कुछ श्रद्धालु माता रानी के भजनों में लीन होकर अपना समय बिताते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनको जाम में फंसे रहने पर भी आनंद आ रहा है। बारिश और बर्फबारी के बाद आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मौसम सुहावना हो गया। 2 दिन बाबा के धाम की यात्रा बाधित रही, आज फिर से शुरू हो गई। केदारनाथ धाम में आज फिर से यात्रा शुरू हुई है। 2 दिन के बारिश और बर्फबारी के बाद आज पहाड़ों में धूप खिली। मौसम साफ होने के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ धाम यात्रियों को भेजा जा रहा है। मैंने सभी जो केदारनाथ की यात्रा आज तक जिन्होंने की, उन्होंने बताया कि दादा केदारनाथ की यात्रा में ऊंचाई बड़ी थोड़ी कठिन है, बर्फबारी वहाँ पर होती है, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आप घोड़ा ले लीजिएगा। मैंने कहा जाऊंगा तो मैं पैदल ही जाऊंगा, अगर भगवान शंकर की कृपा होगी तो मैं पैदल ही जाऊंगा। केदारनाथ जी की धरती पर हम सब पहुंच चुके हैं और जबरदस्त बर्फबारी और मनमोहक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से हम सब यहाँ सकुशल पहुँचे। वहीं बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सुबह से ही धूप खिली है। धूप खिलने से स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों को ठंड से राहत मिली है। बद्रीनाथ धाम के नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर 2 से 3 इंच तक बर्फबारी गिरी है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 1 से 2 इंच तक बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी में बुलडोजर का प्रहार जारी है। कानपुर, शाहजहांपुर और महोबा में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कहीं पर अवैध निर्माण को सरकार ने तोड़ा तो कहीं पर लोग खुद अतिक्रमण हटाते नजर आए। कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। शहर में 24 अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहाया। जूही इलाके में नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल अतिक्रमण होने के कारण मेट्रो निर्माण में काफी मुश्किलें आ रही थी। इसलिए प्रशासन ने नोटिस देकर सभी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। शाहजहांपुर के खुटार कस्बे में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान बुलडोजर के अवैध दुकानों को तोड़ा गया। बुलडोजर को चलता देख दुकानदार खुद अतिक्रमण को हटाते नजर आए। इस दौरान कई व्यापारियों ने विरोध भी जताया। महोबा में सरकार के निर्देश पर गांव से लेकर शहर तक अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही अवैध कब्जों को नहीं हटाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी। यूपी में खाली हुई 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। आइए देखते हैं कौन सी सीटें हैं और कब यहां पर चुनाव होगा। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। रामपुर आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव 23 जून को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी। 26 जून को दोनों सीटों के नतीजे आएंगे। दरअसल रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। वो फिलहाल रामपुर सदर सीट से विधानसभा के सदस्य हैं। वहीं मैनपुरी के करहल से विधानसभा सदस्य बनने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। यूपी में 2 लोकसभा की सीटें खाली हैं, जिस पर 26 जून को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद इन दोनों सीटों के लिए सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि अपनी छोड़ी हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी किसे लड़ाती है।
यूपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में तू मैं वाली एक तस्वीर देखने को मिली। विपक्ष के सवाल पर जवाब देने के लिए जैसे ही डिप्टी सीएम ने बोलना शुरू किया तो सदन में तू तड़ाक शुरू हो गया। विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। वहीं अखिलेश यादव ने सदन की गरिमा को भूलते हुए तू मैं शुरू कर दी। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन बांटा तो पिताजी ने क्या बात है। विपक्ष की ओर से तू तड़ाक होने पर सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी। एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, ये ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष की ओर से तू मैं पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश पर पलटवार किया है। सभा में डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर अखिलेश की अमर्यादित टिप्पणी पर वार पलटवार तेज हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को पिछड़ा विरोधी करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जिस तरह की उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर टिप्पणी करी वो शोभा नहीं देता और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष कहीं सही माने में अपनी गरिमा बनाना चाहते तो उनको खड़े होकर वो अपने शब्द वापस ही नहीं उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी। दरअसल अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान के बाद सदन में वो भड़क गए और तू तड़ाक पर आ गए थे, जिसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने नेता प्रतिपक्ष को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। कल यानी कि गुरुवार को यूपी में 18वीं विधानसभा का पहला बजट पेश होगा। कोरोना काल के बाद यूपी सरकार इस बार बड़ा बजट पेश करने के मूड में है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस बार 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर किया है और हर तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया है। और हमने ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले और ख़ास तौर से इस बजट में महिलाओं को, यूथ को और रोजगार सृजन को ज़्यादा महत्व देंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि बजट में महिलाओं, युवाओं और रोजगार पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। चुनाव के दौरान सरकार ने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें लेकर भी घोषणा कर सकती है। दिल भी बड़ा किया है, बजट भी बड़ा होगा और हमने एजुकेशन और हेल्थ पर को भी फोकस किया है और कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को इस बजट का लाभ मिले, एक आम आदमी को और खास तौर से गरीबों को विशेष रूप से इसका लाभ मिले। ज्ञानवापी को लेकर एक नई याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट के जज ने इस नई याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जहां पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। ज्ञानवापी पर मालिकाना हक को लेकर वाराणसी सेशन कोर्ट में डाली गई नई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस नए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां 30 मई को सुनवाई होगी। किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो जज साहब है आज वो कहीं केस है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिस कारण से मंडे की डेट रखी गई है। मंडे को हम तत्काल पूजा की एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे, डिमांड करेंगे। वैदिक सनातन संघ की ओर से डाली गई याचिका में ज्ञानवापी को लेकर 3 मांगे की गई हैं, जिस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। मैं क्लियर कर चुका हूं डिक्लेरेशन को लेकर के, ओनरशिप एक्सक्लूसिव हो डीटी की, इसको लेकर के डिक्लेरेशन कोर्ट करे। दूसरा प्रेयर हमारा है कि जो एनक्रोचमेंट किया गया, सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसको हटाया जाए। तीसरी जो प्रेयर है वो हमारी ये है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है उसको हटाया जाए और हमारी कंप्लीट वर्शिप बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ऑब्जेक्शन के कंटिन्यू कराई जाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को
कुल धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है, जिनमें से 2 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग समेत 9 धाराओं में यासीन को दोषी बनाते हुए सजा का ऐलान किया है। साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। कई धाराओं में सजा सुनाई है, उसमें 121 आईपीसी और 17 यूएपीए के अंदर उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन को सजा मिलते ही कुछ लोगों ने कोर्ट के बाहर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी। यासीन मलिक के खिलाफ सजा के ऐलान के बाद आतंकी हमले में शिकार भारतीय वायुसेना के अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी ने कहा कि हमलों में मारे गए पीड़ितों के लिए न्याय का दिन है। जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। सड़क पर गौवंश को लेकर सरकार की ओर से कई बार गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनकी वजह से आम आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए बागपत और शाहजहांपुर में सांड का तांडव। बागपत में एक सांड का तांडव देखने को मिला। दरअसल सांड का मुंह डस्टबिन में फंस गया था, जिसके बाद उसने उपद्रव मचाया। रेस्क्यू करने आई टीम को भी सांड ने दौड़ाया। पुलिसकर्मी भी भागते नजर आए। सांड के इस उपद्रव से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मामला थाना सिंघावली अहीर के कस्बा अमीन नगर सराय का है। शाहजहांपुर के जलालाबाद इलाके में सांडों का तांडव रोजाना दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों और दुकानदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जलालाबाद के 12 पत्थर रोड के पास आज 2 आवारा सांडों का तांडव करीब आधे घंटे तक देखने को मिला। सांडों की लड़ाई में 2 रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें टूट गईं। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने दोनों सांडों को वहां से भगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नाबालिग लड़के को न्याय बोर्ड ने अनोखी सजा सुनाई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल होने पर पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया। क्या है अनोखी सजा, देखिए। बदायूं में सोशल मीडिया पर सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने अनोखी सजा दी है। न्याय बोर्ड किशोर को सजा सुनाते हुए 15 दिन गौशाला की सफाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 दिन गांव की भी सफाई करनी होगी। हालांकि आरोपी के पिता का कहना है कि बेटा निर्दोष है। बेटे का मोबाइल चार्ज पर लगा था दूसरे घर पर, वो मतलब तो क्या कहते किसी दूसरे ने वो कर दिया वायरस, मतलब तो क्या कहते उसकी हमारा बेटा जो सजा भुगत रहा है, मतलब गाय भैंस के लिए चारा डाल रहा है और झाड़ू लगा रहा है। न्याय बोर्ड की ओर से दी गई सजा की चारों तरफ चर्चा हो रही है। नाबालिग के केस की पैरवी करने वाले वकील का कहना है कि कोर्ट का निर्णय अद्भुत है। इस सजा से बच्चे के अंदर सुधार भी होगा और सेवा भाव भी जागेगा। उस बच्चे को सुधारने का एक अवसर दिया है, उसके अंदर सुधरने का भाव पैदा करने का कार्य किया है। सेवा भाव उसके अंदर पनपेगा कार्य से। लोग उसके साथ के बच्चे देखेंगे, उनके अंदर भी सेवा भाव और स्वच्छता और गौ सेवा के प्रति जागृति पैदा होगी।